महलवारी सेटलमेंट को 1822 में गंगा वैली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। महलवारी एक उर्दू शब्द है और इस उर्दू शब्द का मतलब हाउस, एस्टेट मतलब जागीर या विलेज होता है। महलवारी सिस्टम में ब्रिटिश ने हर विलेज से एक हेडमैन नियुक्त किया था। हेडमैन वाज लाइक मुखिया, और वो मुखिया टैक्स कलेक्ट करता था विलेजर्स से, और विलेजर्स से गांव वालों से टैक्स कलेक्ट करके वो अपने पूरे गांव का जो टैक्स होता था वो ब्रिटिश को जमा किया करता था। तो ये था महलवारी सेटलमेंट। अब बात करते हैं रियोटवारी सेटलमेंट की। रियोट का मतलब पीजेंट होता है। अब ब्रिटिश ने सोचा, एक्चुअली अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो 18th सेंचुरी में इन लोगों ने सोचा कि परमानेंट सेटलमेंट में हम एक कमीशन जमींदार को देते थे जो 11% था, तो रियोटवारी में क्यों ना हम डायरेक्ट ही टैक्स कलेक्ट करें रियोट से। सो रियोटवारी को पहले साउथ वेस्टर्न इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि वहाँ पे जमींदार बहुत ज़्यादा नहीं थे। सो इस टैक्स में क्या होता था, इस सेटलमेंट में, कि टैक्स वाज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट। पीजेंट से डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया जाता था और इसमें कोई मिडिल मैन नहीं था, लाइक जमींदार वगैरह कोई भी नहीं होता था। सो टैक्स जो था वो रियोटवारी सेटलमेंट में भी फिक्स नहीं किया गया था। इसमें भी 20 to 30 ईयर्स के बाद टैक्स को दोबारा से रिव्यू किया जाता था और उसको रिवाइज करके लागू किया जाता था। सो इस टैक्स में बेसिकली जमींदार तो नहीं थे, बट फिर भी ब्रिटिश जो था वो खुद जमींदारों से कम नहीं था, और पीजेंट भले ही जमींदार से आज़ाद हुए थे बट वो ब्रिटिश के हाथों और ज़्यादा ट्रैप्ड फील करते थे, बिकॉज 60% तक उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था। Next we will talk about effects of permanent महलवारी and रियोटवारी सेटलमेंट्स इन इंडिया। ये तीनों सेटलमेंट्स में ही पीजेंट्स जो इंडिया के थे या जो जमींदार थे परमानेंट सेटलमेंट के बाद, जितने भी रियोट्स थे, पीजेंट्स थे, महल्स थे, वो सभी ने अपना लैंड लॉस्ट कर दिया। दे लॉस्ट देयर लैंड, दे लॉस्ट देयर प्रॉपर्टी। जमींदार की ज़मीनें चली गई, उनके घर बिक गए। पीजेंट्स की ज़मीनें चली गई, उनके घर में जो कैटल थे वो भी इवन बिक गए, सिर्फ ब्रिटिश का टैक्स पे करते करते। सो ये तीनों के तीनों सेटलमेंट, चाहे रियोटवारी हो, महलवारी हो या परमानेंट हो, इन तीनों ने ही हमारे इंडिया के पीजेंट्स और ज़मींदारों को बर्बाद कर दिया। फाइनेंशियली वो बर्बाद ही हो चुके थे। सो इवन जमींदार जो होते थे, जब वो टैक्स नहीं पे कर पाते थे, परमानेंट सेटलमेंट में मैंने आपको बताया था, उनके घर तक बेच दिए जाते थे जस्ट टू पे द टैक्सेस। टैक्सेस पे करने के लिए जमींदारों के घर तक बिक गए। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कॉमर्शियल क्रॉप्स इन इंडिया। सो ब्रिटिश ने इंडिया में कॉमर्शियल क्रॉप्स का कल्टीवेशन डेवलप किया क्योंकि वो इनको फॉरेन में एक्सपोर्ट करते थे। सो कॉमर्शियल क्रॉप्स का मतलब पता है आपको? कॉमर्शियल क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स विच आर ग्रोन टू सेल, जिनको बेचने के लिए ही ग्रो किया जाता है। लाइक आप इंडिगो ग्रो करते हैं, या आप ओपियम ग्रो करते हैं, या आप टी ग्रो करते हैं, तो सारे जो टी आप ग्रो करेंगे वो आप सारा यूज़ तो नहीं करेंगे, कंज्यूम तो नहीं करेंगे। या कॉफ़ी आप ग्रो करते हैं, या फिर कॉटन आप ग्रो करते हैं। सो दीज आर द कॉमर्शियल क्रॉप्स: जूट, लिनसीड, ग्राउंडनट, कोकोनट, ओपियम। सो दीज आर द कॉमर्शियल क्रॉप्स। फिर आप यहाँ भी देख सकते हैं एक तरफ कैश क्रॉप। कैश क्रॉप कॉमर्शियल क्रॉप को ही कहते हैं बिकॉज उन्हें बेच के सीधे कैश मिलता है। कॉटन, शुगर केन, टोबैको। एक तरफ फूड क्रॉप जो हम अपने लिए ग्रो करते हैं, व्हीट, राइस, मेज, बार्ले। सो ब्रिटिश ने कौन कौन से कॉमर्शियल क्रॉप्स कहाँ कहाँ ग्रो किए? लाइक उन्होंने बंगाल में ग्रो किया जूट, उन्होंने पंजाब में ग्रो किया व्हीट, असम में ग्रो किया टी, मद्रास में राइस, और उत्तर प्रदेश में शुगर केन, और महाराष्ट्र में कॉटन। मतलब ब्रिटिश ने प्रॉपर प्लानिंग, सर्वे करके ये पता किया कि कौन सा सोइल कौन से क्रॉप के लायक है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो की। आपको पता ही है इंडिगो मतलब नील होता है जो हमारे कपड़ों को डाई करने के काम आता है।
इवन इंडिगो को बहुत सारे हिस्ट्री के ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जहाँ पे इंडिगो को प्रिंट करने के लिए भी यूज में लाया जाता था। इवन जो इजिप्ट में फेरो होते थे उनमें भी इंडिगो का यूज किया जाता था। थीब्स में एक इंडिगो गारमेंट मिला था जो लगभग 2500 बीसी का था, मतलब मोहेंजोदाड़ो के टाइम का, मींस ऑलमोस्ट 4500 ईयर्स ओल्ड। इसके बाद एक और है यहाँ पे कि जो डाई होता है इंडिगो, वो हमें कहाँ से मिलता है? इंडिगो प्लांट के लीफ से मिलता है, उसकी पत्तियों से मिलता है हमें नील। इसके बाद है आपका कि 17वीं सेंचुरी में इंडिगो जो था वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मेन आर्टिकल बन गया था जिसको वो ट्रेड करते थे। मतलब इंडिगो का ट्रेड बहुत ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनीज किया करती थी। ब्रिटिश ने सोचा कि क्यों ना इंडिया में ही इंडिगो को ग्रो किया जाए, बिकॉज अमेरिका और दूसरी कंट्रीज से इनकी सप्लाई कट हो चुकी थी, बिकॉज अमेरिका आज़ाद हो चुका था ब्रिटेन से। सो अब ब्रिटिश का पूरा ध्यान आ चुका है इंडिया पे 18वीं सेंचुरी में। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो हो रही थी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी नील की डिमांड पूरी करने के लिए इंडिया को चुना गया। इंडिया में चंपारण जो कि बिहार में है, ढाका, रंगपुर और ईस्ट बंगाल के अदर एरियाज को इंडिगो कल्टीवेशन के लिए चुना। अब कॉमर्शियल क्रॉप्स ग्रो तो होते थे, बट उसके लिए एक सिस्टम था। प्लांटेशन के 2 सिस्टम फॉलो किया करते थे ब्रिटिश। पहला सिस्टम था निज सिस्टम और दूसरा था रियोटी। आपको पता ही है रियोट का मतलब पीजेंट, मतलब इसमें सीधे पीजेंट्स को खेत दे दिए जाते थे। और निज होता था जिसमें प्लांटर्स खुद अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल करते थे, प्लांटेशन को कंट्रोल करते थे। सो निज सिस्टम सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं। और निज सिस्टम में क्या होता था, जो प्लांटर्स होते थे वो सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल करते थे। ये प्लांटर्स कौन होते थे? ये प्लांटर्स होते थे लाइक जमींदार्स, बट इंडिया के जमींदार नहीं थे ये प्लांटर्स यूरोप के आए हुए, अफ्रीका के आए हुए जो रिच पीपल थे, वो उनको ही ब्रिटिश ने इंडिया में प्लांटर बना दिया था। उनको 4000, 5000, 10,000 बीघा जमीन दे दी जाती थी। इससे ब्रिटिश को क्या फायदा था? ब्रिटिश को फायदा था कि ये प्लांटर उन्हें बहुत सारा प्रोडक्शन कॉमर्शियल क्रॉप्स का करके देते थे। सो निच सिस्टम में बेसिकली होता क्या था, प्लांटर्स बहुत सारे आदमियों को हायर करते थे, फार्म लेबरर्स को, और उनसे कल्टीवेशन करवाते थे। और जो ग्रो होता था, जो प्रोड्यूस होता था, उसको प्लांटर ब्रिटिश को बेच देते थे और उसको ब्रिटिश एक्सपोर्ट करके पैसा अर्न करते थे। सो नाउ रियोटी सिस्टम, इसमें पीजेंट्स को खेत दिए जाते थे और इवन जो प्लांटर होते थे वो बहुत चालाक होते थे। वो 25% एडवांस दे दिया करते थे रियोट्स को और उन्हें बोलते थे तुम अपने 25% लैंड पर, तुम्हारे पास 10 बीघा है तो तुम 2.5 बीघा में नील मतलब इंडिगो आप प्लांट करोगे। और इंडिगो का पैसा जो ये लोग देते थे वो बहुत ही कम देते थे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रियोटी सिस्टम में। दूसरी प्रॉब्लम इंडिगो के साथ जो थी कि इंडिगो का प्लांट जो होता है उसकी रूट्स, उसकी जो जड़ें होती हैं, दे गो वेरी डीप इन द सोइल, और बहुत ज़्यादा डीप जाने के बाद वो सोइल के मिनरल्स को बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसलिए सोइल की जो क्वालिटी होती थी वो एग्जॉस्ट हो जाती थी, खराब हो जाती थी, और सोइल जो मिट्टी होती थी वो ऑलमोस्ट बंजर हो जाती थी, सोइल की फर्टिलिटी लॉस्ट हो जाती थी। अब हम पढ़ेंगे इंडिगो रिवोल्ट। इसको ब्लू रिवेलियन भी कहते हैं। इसको ब्लू रिवेलियन क्योंकि इंडिगो का कलर ब्लू होता है। सो ऑफ कोर्स इंडिया में, भारत में जब ब्रिटिश थे तो बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो अल्लूरी सीताराम राजू हों, चाहे वो बिरसा मुंडा हों, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वो नॉर्मल पीजेंट हो या फिर वो वर्कर हो, बहुत लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाई, चाहे वो मंगल पांडे हो या कोई भी हो। सो बंगाल में ये रिवॉल्यूशन होता है ब्रिटिश के खिलाफ। लेट 19वीं सेंचुरी में फार्मर्स ने सोचा कि इंडिगो हमारे लिए ग्रो करना बहुत ही गलत हो रहा है और हम राइस और जूट कल्टीवेट करेंगे। जूट भी एक कॉमर्शियल क्रॉप होता है और फार्मर्स ने यही करना शुरू किया।
अपने हिसाब से क्रॉप्स ग्रो करना शुरू किए और फार्मर्स ने एक रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाया 1859 में। 1857 में रिवोल्ट हुआ था और 1859 में इन्होंने ये किया, एक्चुअली एक एक्ट पास किया था ब्रिटिश ने इंडियन पार्लियामेंट में, एक्ट ऑफ 1833, जिसके अंदर जो प्लांटर्स होते थे उनको एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिला हुआ था, एक्स्ट्रा पावर मिला हुआ था कि वो लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। किसका? पीजेंट्स का। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे मेडिकल वाला ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन का मतलब वो दबा सकते हैं किसी भी पीजेंट के रिवोल्ट को। सो इसमें जो सबसे ऊपर नाम रहा जिस व्यक्ति का, उनका नाम था दीनबंधु मित्र। और दीनबंधु मित्रा ने एक प्ले, आपने देखा होगा गांव में ड्रामा वगैरह होता है, उस तरह का एक प्ले ऑर्गेनाइज किया, नील दर्पण जिसका नाम रखा। इस नील दर्पण में इन्होंने इंडिगो पीजेंट्स के द्वारा हो रही परेशानियों को दिखाया, साथ में इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया, इस नील के प्रॉब्लम को और इस नील के प्ले को, और इसका नाम रखा गया नील दर्पण। इंग्लिश में जब इसको ट्रांसलेट किया गया तो बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने भी इसको देखा और खुद ब्रिटिशर्स ने ही इसको क्रिटिसाइज करना शुरू किया। सो जो रिवोल्ट था वो नादिया से शुरू होता है। विष्णु चरण और दिगंबर बिस्वास वो पहले आदमी थे दोनों जिन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश के खिलाफ हथियार उठाए, ब्रिटिश प्लांटर्स के खिलाफ हथियार उठाए। और मुर्शिदाबाद में, ये मुर्शिदाबाद, बिरहुम और बर्दवान में ये खबर आग की तरह फैल गई और धीरे धीरे ये रिवोल्ट भी फैल गया और इंडिगो प्लांटर्स को पब्लिक ने मिलके उनको फांसी पर लटकाना शुरू किया और इंडिगो डिपोट्स जो थे जहाँ पे इंडिगो स्टोर किया जाता है उनको जला दिया गया। इतने स्ट्रॉन्ग रिवोल्ट के बाद फाइनली इंडिगो कमीशन अपॉइंट किया जाता है ब्रिटिश के द्वारा 1860 में, और बंगाल के जो इंडिगो प्लांटर थे वो, उनको अब कोई रास्ता नहीं बचा तो वो क्या करते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश चले जाते हैं। बट 1917 में गांधी जी आते हैं चंपारण बिहार में और वहाँ वो ब्रिटिश के खिलाफ एक नॉन वायलेंस सत्याग्रह करते हैं, जिसमें वो पीजेंट से कहते हैं आप नॉन वायलेंस तरीके से ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े हो और ब्रिटिश जरूर आपकी बात सुनेगा। और वो फिर फाइनली इन पीजेंट्स को रिलीव कराते हैं ब्रिटिश के अत्याचारों से। सो दैट्स इट, नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड।